हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं अनुभव पांडे आप सभी का अपने चैनल द साइंस स्पॉट में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आप लोग को पिछले लेक्चर में प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताया हुआ था। तो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में अभी भी कुछ पार्ट बचा रह गया था, जिसको आज मैं इस लेक्चर में समाप्त करूंगा। ठीक है दोस्तों। तो अगर बात की जाए पिछले लेक्चर की, तो पिछले लेक्चर में मैंने क्या बताया हुआ था आपको। लास्ट टॉपिक जो पढ़ाया हुआ था उसमें था सेल इनवलप के बारे में। किसके बारे में? सेल इनवलप के बारे में। क्या बताया था कि सेल इनवलप हमारा तीन चीजों से मिलके बना होता है। कौन कौन सा? एक होता है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा होता है सेल वॉल और तीसरा होता है ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बताया मैंने? सेल इनवलप हमारा तीन चीजों से मिलके बना होता है। कौन कौन सा? पहली बात तो सेल मेम्ब्रेन, दूसरी बात सेल वॉल और तीसरी बात आपका क्या होता है? ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है दोस्तों, आज मैं इससे आगे बढ़ता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, टॉपिक का नाम क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे। ये मान लीजिए मैं एक बनाया हूं, क्या? एक बैक्टीरियल सेल। ये क्या है? एक बैक्टीरिया का सेल है, जो आपको ग्रीन कलर से दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो ये ग्रीन कलर वाला क्या है? बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, और ये जो डॉटेड लाइन, डॉटेड पॉइंट दिखा गया है इसमें, ये डॉटेड पॉइंट क्या है? साइटोप्लाज्म। क्या है दोस्तों? साइटोप्लाज्म। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या है? ये है एक डीएनए। बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो किसे क्या बोलते हैं? बैक्टीरियल डीएनए। तो ये एक बैक्टीरियल सेल है। इस बैक्टीरियल सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, और इसी साइटोप्लाज्म में हमारा क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस। क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस। ठीक है, सॉरी, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, जबकि क्या होता है? न्यूक्लियाइड होता है। क्या होता है इसमें? न्यूक्लियाइड होता है। यानी बैक्टीरिया का डीएनए साइटोप्लाज्म पर जिस जगह पर पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाइड। ठीक है दोस्तों, लेकिन क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया के अंदर, सभी नहीं, कुछ बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियल डीएनए के अलावा, यानी इस डीएनए के अलावा एक और डीएनए पाया जाता है, एक एक्स्ट्रा डीएनए पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? प्लास्मिड। क्या नाम देते हैं दोस्तों? प्लास्मिड। ठीक है, अच्छा, ये होता क्या है? पहली बात तो एक्स्ट्रा डीएनए। मैंने क्या बताया कि बैक्टीरिया का अपने डीएनए के अलावा भी एक एक्स्ट्रा डीएनए पाया जाता है। इसका शेप कैसा होता है? आप लोग जानते हैं, इसका तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जो ये प्लास्मिड, जो एक्स्ट्रा डीएनए है, इसका शेप की बात की जाए तो शेप इसका कैसा होता है? सर्कुलर होता है। इसका शेप कैसा होता है? सर्कुलर होता है, वृत्ताकार होता है। ठीक है, और आप देख रहे होंगे ये दो लेयर का होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। इसमें देखिए दो लेयर बनी थी, एक ये है, दूसरी लेयर ये है। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, प्लास्मिड पाया गया, एक्स्ट्रा डीएनए पाया गया, सभी बैक्टीरिया में नहीं, कुछ बैक्टीरिया में। तो इसका काम क्या होता है? क्या ये कोई इफेक्ट डालता है? नहीं डालता है? हाँ दोस्तों, ये बहुत ही गहरा इफेक्ट डालता है। क्या है? जिस बैक्टीरिया के पास, क्या बोला मैंने? जिस बैक्टीरिया के पास ये प्लास्मिड होता है ना, उस पे जो हम लोग एंटीबायोटिक दवा खाते हैं वो काम नहीं करता है। यानी कुल मिला के बात की जाए तो ये किसकी तरह काम करता है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की तरफ, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी जीवाणुरोधी प्रतिरोध। यानी जिस डीएनए के पास ये प्लास्मिड पाया जाएगा वो बिहेव कैसे करेगा? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। यानी जिस ये बैक्टीरिया जिस भी व्यक्ति के अंदर जाएगा, अगर वो व्यक्ति एंटीबायोटिक खाता है तो उस एंटीबायोटिक का असर उस व्यक्ति पर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि उस बैक्टीरिया के पास क्या था? अपना एक्स्ट्रा डीएनए था। क्या था? अपने डीएनए के अलावा उसके पास एक्स्ट्रा डीएनए था। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा डीएनए क्या करता है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का काम करता है, यानी जीवाणुरोधी प्रतिरोध का काम करता है। यानी इसका क्या है? एंटीबायोटिक इस पर काम नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, और इसका इस्तेमाल इसके साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी करते हैं। कहाँ करते हैं? बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, अभी मैंने जाना प्लास्मिड के बारे में। किसके बारे में? प्लास्मिड के बारे में। अब हमको एक और टर्म समझना है, वो क्या है? मेसोसोम। क्या है वो? मेसोसोम। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, अभी मैंने क्या बताया आपको
ये क्या है, मान लीजिए एक बैक्टीरिया है, क्या है, एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की सेल है, ठीक है। तो बैक्टीरिया के सबसे आउटर लेयर को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। और मैंने आपको बताया हुआ था कि ग्लाइकोकैलिक्स दो फॉर्म में पाया जाता है। अगर सॉलिड रहता है इसे हम लोग कैप्सूल बोलते हैं, और अगर ये पिलपिला टाइप का रहता है इसे हम लोग स्लाइम लेयर बोलते हैं। तो बैक्टीरिया की सबसे आउटर लेयर क्या हो गई, ग्लाइकोकैलिक्स, और इसके बीच में क्या, उसके बाद क्या पाया जाता है, सेल वॉल। क्या पाया जाता है, सेल वॉल। और सबसे आखिरी में क्या पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन। क्या पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन। यानी सेल मेम्ब्रेन और ग्लाइकोकैलिक्स के बीच में ही हमारा क्या पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है। तो ठीक है, तो मेसोसोम होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये जो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है, क्या बताया मैंने, ये जो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है यही क्या करती है, अंदर की तरफ मुड़ जाती है, अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है, ठीक है। और इसी जब ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है तो इसे हम इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, मेसोसोम। क्या बोलते हैं इसको, मेसोसोम बोलते हैं। क्या बताया मैंने, यानी बैक्टीरिया का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वही अंदर की तरफ मुड़ करके, वही अंदर की तरफ मुड़ करके क्या फॉर्म करता है, मेसोसोम फॉर्म करता है, ठीक है दोस्तों। अगर मेसोसोम फॉर्म हो गया तो इसके फायदे या नुकसान क्या क्या है, आइए देखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ मेसोसोम, पहली बात क्या हो गई, कोई चीज अगर फोल्ड रहती है ना उससे एक फायदा जरूर होता है, क्या, हम बहुत ज्यादा चीजों को, बहुत बड़ी चीजों को बहुत कम स्थान पे रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी इसका पहला काम क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया इंक्रीज करना। क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया इंक्रीज करना। एक बात और बताता हूँ आपको, एक्चुअली मेसोसोम का काम होता क्या है। जैसे हम लोग की बॉडी में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जहां से हम लोग सांस वगैरह लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब क्या हो गया, बैक्टीरिया के पास तो माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं है, ये होता है, नहीं होता है, बैक्टीरिया के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। तो क्या ये लोग सांस ही नहीं लेते हैं, लेते हैं, सांस लेते हैं। कैसे लेते हैं, इनके पास एक खास स्ट्रक्चर होता है और इसी स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया जाता है, मेसोसोम। तो मेसोसोम का प्रोडक्शन होता कहां से है, अगर कोई पूछे कि मेसोसोम कहां से प्रोड्यूस हुआ है, सेल मेम्ब्रेन से। कैसे, सेल मेम्ब्रेन ने क्या किया, अंदर की तरफ फोल्ड होकर के क्या फॉर्म कर दिया, मेसोसोम, ठीक है। तो इसके कई सारे कार्य हैं, हम लोग बारी बारी देखते हैं। पहला, ये क्या करता है, रिस्पायरेशन में हेल्प करता है, श्वसन में हेल्प करता है। जो काम हमारी सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया करता है वही काम मेसोसोम करता है, किसमें, बैक्टीरियल सेल में, ठीक है। और क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो सेल वॉल है, इस सेल वॉल का फॉर्मेशन भी यही करता है, कौन, मेसोसोम। दूसरा फंक्शन हो गया इसका। तीसरा क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए प्रतिलिपि, यानी यही डीएनए जो इंफॉर्मेशन को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है, उसे क्या बोलते हैं, डीएनए बोलते हैं, ठीक है। तो ये डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है, कौन, मेसोसोम। चौथी बात क्या करता है, मैंने बताया ना, कोई चीज अगर फोल्ड रहती है तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। अच्छा, इसमें सरफेस एरिया बढ़ने से क्या फायदा हो गया कि इसमें यहाँ पे एक बार लिखा है आपको, एंजाइमेटिक कंटेंट, यानी सरफेस एरिया के बढ़ने से ज्यादा एंजाइम यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैंने कितने फंक्शन बताए इसके, पहला रिस्पायरेशन में, दूसरा सेल वॉल फॉर्मेशन में, तीसरा डीएनए रेप्लिकेशन में, और चौथा ड्यू टू इंक्रीज इन द सरफेस एरिया हियर एंजाइमेटिक कंटेंट इज इंक्रीज, यानी एंजाइमेटिक कंटेंट, जो एंजाइम बनाने की क्षमता है यहाँ पे ये इंक्रीज कर जाती है, वृद्धि कर जाती है, ठीक है दोस्तों। और एक पार्ट है, ये तो प्लाज्मिड है, बता ही दिया पिछले लेक्चर में आपको, ठीक है। अब क्या है इसमें, एक तो ये बहुत लाइटेड डॉट पॉइंट है, इसे क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ये क्या है, साइटोप्लाज्म। एक मैंने डार्क बनाया हुआ है, ये क्या है, राइबोसोम। क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम दो होता है, एक 80S का होता है, एक 70S का होता है। यूकैरियोटिक सेल में 80S का होता है, इसे बोलते हैं सेडवर कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, सेडवर कांस्टेंट। जब इसको मैं आप लोग को सेल ऑर्गेनल्स पढ़ाऊंगा तो वहां पे इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। अभी सिर्फ इतना जानिए कि बैक्टीरिया के सेल में जो राइबोसोम पाया जाता है
वो राइबोसोम कितना होता है 70S का होता है। ठीक है दोस्तों, और जानते हैं आप लोग ये प्रोटीन बनाने का काम करता है। ठीक है, अच्छा इसमें एक आप पूंछ की तरह संरचना देख रहे होंगे, टेल लाइक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे। इस टेल लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, फ्लैजेला यानी कशाभिका। क्या बोलते हैं इसको, फ्लैजेला बोलते हैं। इस फ्लैजेला का काम क्या होता है, इस फ्लैजेला का काम होता है कि ये बैक्टीरिया के मूवमेंट में हेल्प करता है, यानी बैक्टीरिया के मूवमेंट में क्या करता है, ये हेल्प करता है। एक बात और आपसे शेयर करनी थी, क्या चीज है वो, क्या मनुष्य के शरीर में कोई ऐसा सेल है जिसके पास ये फ्लैजेला पाया जाता होगा? एक सेल है। क्या है, एक सेल है, और वो कौन सेल है, उसे हम लोग बोलते हैं स्पर्म सेल। यानी ह्यूमन बॉडी में, कहां पे, ह्यूमन बॉडी में केवल एक ही सेल ऐसा है जिसके पास फ्लैजेला पाया जाता है। वो सेल कौन सा है, उसे बोलते हैं स्पर्म सेल। ठीक है दोस्तों, इस सेल के पास है स्पर्म सेल, यानी शुक्राणु कोशिका। हिंदी में से क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं शुक्राणु कोशिका। शुक्राणु सेल माने कोशिका हम लोग जानते ही हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये था मेसोसोम का फंक्शन। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक, तो दोस्तों अभी हम लोगों ने फ्लैजेला के बारे में पढ़ा हुआ था। क्या पढ़ा था कि फ्लैजेला का वर्क क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, तो वो बैक्टीरिया के मोमेंटम में हेल्प करता है। क्या करता है, बैक्टीरिया के मोमेंटम में हेल्प करता है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये जो हमारा फ्लैजेला था ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन सा, एक फिलामेंट, दूसरा हुक, तीसरा बेसल बॉडी। क्या बताया मैंने, फ्लैजेला काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है इसका, ये बैक्टीरिया के मूवमेंट में हेल्प करता है और यह 3 पार्टों में डिवाइड होता है। पहला क्या बताया मैंने, फिलामेंट, दूसरा हुक, तीसरा बेसल बॉडी। और जो फिलामेंट वाला पार्ट होता है इसका सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। क्या होता है, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। और जो हुक होता है वो क्या करता है, फिलामेंट और बेसल बॉडी को आपस में कनेक्ट करता है। क्या करता है, हुक का काम होता है कि बेसल बॉडी और फिलामेंट इन दोनों को आपस में कनेक्ट कराए रहना। और तीसरा क्या होता है, बेसल बॉडी, आधारी शरीर बोलते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे। तो फ्लैजेला इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कितने पार्ट डिवाइड होता है, ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, क्या नाम बताया मैंने, एक फिलामेंट, दूसरा हुक और तीसरा बेसल बॉडी। फिलामेंट का काम क्या होता है, फिलामेंट क्या होता है, इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट। क्या होता है, सबसे लंबा पार्ट होता है। ये हुक होता है, ये क्या काम करता है, ये देखिए दोस्तों, ये मान लीजिए एक बैक्टीरियल सेल है। ध्यान समझना दोस्तों, ये क्या है, एक बैक्टीरिया की सेल। ठीक है, अब बैक्टीरिया की सेल का जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, इसे हम लोग बोलते हैं बेसल बॉडी। क्या बोलते हैं, बेसल बॉडी। हिंदी में क्या बोलते हैं, आधारीय शरीर। क्या बोलते हैं इसको, आधारीय शरीर। आधारीय शरीर। ठीक है, ये बेसल बॉडी हो गया। और ये यहाँ पे क्या है, हुक। ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, हुक। और ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, फिलामेंट। तो फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी, all these 3 parts are flagella. Okay, it is the longest part. It provides base and it is a hook which connect filament and basal body. Okay, अब बात क्या है, ठीक है, ये इतने पार्ट में हो गया। अब इसका ये ब्लैक कलर की जो बड़ी सी लाइन देख रहे हैं आप लोग, इसे बैक्टीरिया में क्या बोलते हैं, ये बैक्टीरिया का कौन सा पार्ट है, पिलाई। क्या बोलते हैं इसको, पिलाई। ये क्या काम करता है, ये बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ये बैक्टीरिया को रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, प्रजनन में सहायता करता है। ठीक है दोस्तों, इसका हिंदी क्या होता है, प्रजनन, यानी रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन में कौन हेल्प करता है, पिलाई। एक आप लोग छोटे छोटे स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, छोटी छोटी लाइन देख रहे होंगे। इस छोटी लाइन को क्या बोलते हैं, फैम्ब्रिया। क्या बोलते हैं, फैम्ब्रिया बोलते हैं। ठीक है, ये क्या काम करता है, जैसे हम लोग चलते हैं तो कोई चीज पकड़ते हैं, हाथ से पकड़ते हैं, हाथ से पकड़ते हैं, इसको हाथ से पकड़े। इसी प्रकार से बैक्टीरिया के हाथ का काम कौन करता है, यही फैम्ब्रिया। यह चीजों को पकड़ने में हेल्प करता है। जैसे मान लो बैक्टीरिया किसी स्टोन पे बैठा है, यह स्टोन को पकड़ने में हेल्प करेगा। ठीक है दोस्तों,
अभी मैंने क्या बताया, फ्लैजेला के 3 पार्ट होते हैं, वो फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। फिलामेंट लॉन्गेस्ट पार्ट है, बेसल बॉडी उसको आधार बेस पॉइंट करता है, हुक क्या करता है, फिलामेंट और बेसल बॉडी को कनेक्ट रखता है। ठीक है, और क्या बताया मैंने, एक स्ट्रक्चर इसमें बड़ी बड़ी लाइन पाई जाती है, इसे बोलते हैं पिलाई। पिलाई हेल्प इन द रिप्रोडक्शन, ये प्रजनन में सहायता करता है किसको, बैक्टीरिया को। और बैक्टीरिया जो है लगभग 20 सेकंड के आसपास ये बच्चे पैदा कर देता है। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, पिलाई हो गया, और फेम्ब्रिया मैंने क्या बताया, जैसे हम लोग का हाथ काम करता है उसी तरह से बैक्टीरिया में कौन काम करता है, फेम्ब्रिया, चीजों को पकड़ने में हेल्प करता है। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, यानी कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये बात जानना है आप लोग, क्या बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? हाँ। तो बैक्टीरिया के पास एक स्थान होता है, इसे बोलते हैं क्रोमैटोफोर। क्या बोलते हैं? क्रोमैटोफोर। और इसी क्रोमैटोफोर के अंतर्गत क्या पाया जाता है, एक पिगमेंट पाया जाता है। यानी बैक्टीरिया के पास क्या होता है, क्रोमैटोफोर होता है, क्योंकि बिना पिगमेंट के तो फोटोसिंथेसिस होता नहीं है। जैसे प्लांट्स में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। इसी प्रकार से बैक्टीरिया के पास क्या होता है, क्रोमैटोफोर, और इसी में पिगमेंट पाया जाता है, जिसकी हेल्प से बैक्टीरिया क्या करता है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, अच्छा एक बात का ध्यान दीजिएगा, बैक्टीरिया के पास वैक्यूल्स नहीं होते हैं। वैक्यूल्स अभी पढ़ेंगे आप लोग आगे, यूकैरियोटिक सेल में, रिक्तिका बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, ये क्या करता है, प्लांट सेल में वैक्यूल्स का साइज बड़ा होता है और एनिमल सेल में छोटा होता है। ठीक है, लेकिन बैक्टीरिया के पास वैक्यूल्स नहीं होता है, तो क्या होता है, गैस वैक्यूल्स होता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसके पास क्या होता है, एक गैस वैक्यूल्स होता है। यह गैस वैक्यूल्स बैक्टीरिया को फ्लोट करने में, तैरने में सहायता करता है, इसमें तैरने में हेल्प करता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप लोग का पूरा ये प्रोकैरियोटिक सेल आज समाप्त हो गया। अब जब मैं अगला लेक्चर लेकर के आऊंगा, उसमें क्या बताऊंगा आपको, यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तब तक आप लोग इस प्रोकैरियोटिक सेल को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग को कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपना अगर कोई राय या सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।